व्हाट्स अप गाइस, दिस इज आरजे जतिन एंड ये है शो ऑन द गो। और शो ऑन द गो की बात है तो आज ऑन द गो मेरे साथ एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। रीज़न ये है कि अक्टूबर का मंथ, दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। सो वी हैव सर, मुझे लगता है कि आपका इंट्रोडक्शन आप अगर दें, क्योंकि इतना वो जो आपका प्रोफेशन है ना सर, बोलते ही मुझे डर लग रहा है। बट ठीक है, इट्स ओके। डॉक्टर गर्वित चित्कारा मेरे साथ हैं। सर आप उसको पूरा कंप्लीट कर दो, डॉक्टर गर्वित चित्कारा। मैं एक ब्रेस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, जिसका मतलब है कि मैं ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट से रिलेटेड बाकी डिजीज़ को ट्रीट करता हूँ। यहाँ पे बॉम्बे में पिछले 15 साल से हूँ। मैंने अंडर ग्रेजुएशन अपना केएमसी मैंगलोर से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली से किया है, सुपर स्पेशलाइजेशन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से किया है। ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन जो मेरे टाइटल के आगे है वो मैंने MSKCC हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में है, वहाँ से किया है। Nice. तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, ब्रेस्ट डिजीजेस से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनको ट्रीट करता हूँ। मोस्टली सर्जिकल काम मेरा है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी जो है वो बाकी के डॉक्टर्स करते हैं, जो बाकी की टीम के डॉक्टर्स हैं। ऑन्कोप्लास्टी का मतलब है कि अगर किसी को ऑपरेशन के दौरान, सर्जरी के दौरान अगर ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी मैं करता हूँ। ओके ओके, एंड यू आर फ्रॉम नानावटी मैक्स। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड सर मुझे बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, उसी में अवेयरनेस है वर्ड, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में लोग अवेयर है नहीं या इग्नोर कर देते हैं यार कि ठीक है ना, इट्स ओके। सबसे कॉमन चीज़ है जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस में हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, और ये बहुत कॉमन सी बात है कि कोई भी लेडी मेरे क्लिनिक पे आई है और उसको ब्रेस्ट में ट्यूमर फील हो रहा है या लंप फील हो रहा है। सपोज वो 6 सेंटीमीटर का लंप है। 6 सेंटीमीटर एक बहुत बड़ा लंप है फॉर अ सुपरफिशियल ऑर्गन। ये ऐसा ऑर्गन है जिसको आप रोज नहाते हुए एग्जामिन कर सकते हो। उसमें 6 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली टेनिस बॉल का साइज हो जाता है। अगर आप टेनिस बॉल के साइज को, लंप को अपने ब्रेस्ट में इग्नोर कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। ओके, तो अगर यही चीज आप पूछोगे उनसे कि आप 6 सेंटीमीटर होने में कम से कम 6-7 महीने लगे होंगे, जब आपको पहली बार पता चला तब आपने क्यों नहीं दिखाया? तपाक आंसर आता है, और हमेशा सेम आंसर होता है, क्योंकि ये दर्द नहीं कर रहा था तो मुझे लगा ये कैंसर नहीं है। अच्छा। सो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज अगर मैं किसी को देना चाहूंगा, इट इज द पेनलेस लंप। वो गांठ जो दर्द नहीं कर रही है वो ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू जो गांठ दर्द कर रही है। कैंसर हमारे शरीर का ही हिस्सा है, दर्द नहीं करता है। वो तब दर्द करता है जब कोई नस को दबाने लगे। अच्छा। So we have to remember that a painless lump in the breast, armpit, or in the neck can be breast cancer. So if you are feeling any of this, you should report it to a doctor immediately. सर वैसे डॉक्टर से जब बात होती है और जब डॉक्टर से ऐसे बात करते हैं तो थोड़ा वैसे डर लगता है, सीरियस हो जाता है मामला। तो मुझे ये बताओ कि आपको सुन के जो भी सीरियस हो गए होंगे कि भाई वो घबराए ना, डरे ना, रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं डरने की जरूरत है, क्योंकि जब हम डरने पे आ जाते हैं तो फिर हम छुपाने लगते हैं। फिर हम सामने आने से डरते हैं कि एक बार अगर हमने बता दिया और सच में कैंसर निकल गया तो क्या करेंगे। आज के दिन में अगर मैं इसको थोड़ा स्टोरी की तरीके से बताता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करता था, तो मैंने वहाँ पे करीबन 9 साल काम किया है। 9 साल में जो मेरा मोस्ट कॉमन साइज होता था जिसमें मेरे को ट्यूमर मिलते थे वो अराउंड 5 to 6 सेंटीमीटर्स के बीच में है, जिसका मतलब है स्टेज 3 का कैंसर है। और हम उस साइज में जब सर्वाइवल देखते हैं तो अराउंड 60% चला जाता है। ठीक है। अब फिर मैं वहाँ से कुछ समय के लिए ट्रेनिंग के लिए न्यूयॉर्क गया। वहाँ पे मुझे साइज मिलने लगा 1 सेंटीमीटर या छोटा। उनका सर्वाइवल कितना होगा? 98%। हाँ, राइट। अभी मैं एक नानावटी हॉस्पिटल में एसोसिएट डायरेक्टर की तरह काम कर रहा हूँ, और वहाँ पे जो मेरा मोस्ट कॉमन साइज है वो 2.8 to 3 सेंटीमीटर है। अच्छा। यहाँ पे सर्वाइवल क्या होगा? 85%। तो आप देखिए साइज के हिसाब से सर्वाइवल चेंज हो रहा है। अगर हम जल्दी पकड़ते हैं तो 100% के करीब सर्वाइवल चला जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है इसको जल्दी पकड़ना और डॉक्टर को बताना। इससे डरने की जरूरत नहीं है। और आज के दिन में ब्रेस्ट कैंसर, अगर कहीं पे किसी को कैंसर होना ही है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। अब किसी को होना ही है तो ब्रेस्ट कैंसर is one of the better cancers to have as compared to abdominal cancer, this thing, because ट्रीटमेंट इतने एडवांस है कि लंबी जिंदगी है, नॉर्मल जिंदगी है, बट थोड़ा स्पीड ब्रेकर जरूर आएगा क्योंकि इलाज कराना पड़ेगा, बट उसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्टली कैंसर को क्या मौत का फरमान और ये सब ऐसा समझने की जरूरत नहीं है। अब बहुत आसान है, और ट्रीटमेंट लेना भी
पॉसिबल है, अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाना भी पॉसिबल है। और पहले होता था ना कि आपको ट्रीटमेंट लेना तो चलो न्यूयॉर्क चलते हैं या लंदन चलते हैं, अब वो सब की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ वर्ल्ड क्लास, जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा है, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, वो यहाँ मुंबई में अवेलेबल है। आपको दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके घर के पास ट्रीटमेंट हो सकता है। अमेजिंग सर। अभी आपने थोड़ी देर पहले सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करी, ठीक है, तो एग्जामिनेशन आपको लगता है कि करते हैं लोग, और अगर करते हैं या नहीं करते, कैसे करना चाहिए? ओके, तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक टेक्निक है जिससे हम अपने ब्रेस्ट की खुद की जांच करते हैं। अगर मैं प्योर साइंटिफिक टर्म्स में बोलूँ तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से क्या हम समाज के डेथ रेट को कम कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं होता ऐसा। हम सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि आपकी नॉर्मल ब्रेस्ट कैसी फील करती है जब आप एग्जामिन कर रहे हो। और जब आपको नॉर्मल पता होगा, कोई भी चेंज होगा तो आप एबनॉर्मल पता कर पाएंगे। तो इसलिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूरी हो जाता है टू बी एबल टू पिक इट अप अर्ली। राइट, ओके, वेदर दैट विल लीड टू अ बेटर सर्वाइवल, दैट्स अ क्वेश्चन व्हिच इज कंप्लीटली साइंटिफिक। वहां जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां तक रुकते हैं कि हमको ये देखना है कि आपका जो कैंसर का मतलब बेसिकली जो गांठ की आप जांच कर रहे हैं, आपको तो पता नहीं है वो कैंसर है या नहीं है, वो किस तरीके से करनी है। पॉपुलेशन को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक जो प्रीमेनोपॉजल है, जिनका अभी तक पीरियड चल रहा है, रेगुलर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, उनके पीरियड आते हैं रेगुलरली। इन लोगों को इन लेडीज को जो अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, वो पीरियड के 7वें से 10वें दिन के बीच में करना है। ओके, कैसे करना है? नहाने से पहले आप अपने आप को डिसरोब कीजिए, हेड से लेकर वेस्ट लाइन तक, और शीशे के सामने खड़े होकर देखिए पहले अपने। ओके, यू हैव टू सी कोई भी चेंज इन शेप, साइज आपको ब्रेस्ट में लग रहा है तो आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्टेप है, आप थोड़ा झुक के देखिए ब्रेस्ट का ढलाव नॉर्मल है, कोई चेंज तो नहीं आया है। अगर उसमें भी कुछ नहीं है तो देन ऑल्सो यूर फाइन। सेकेंड स्टेप आता है जब आप उसको फील करना शुरू करते हैं। फीलने के लिए तो फर्स्ट लुक, सेकेंड सी, सेकेंड फील। सो व्हेन यू आर फीलिंग, you have to feel with the tip of your 3 fingers. okay. क्यों टिप ऑफ 3 फिंगर से कर रहे हैं? क्योंकि आपका सबसे सेंसिटिव पार्ट बॉडी का यही है। अगर पाम में करते हैं तो आपको उतना सेंसेशन नहीं आता। दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, एंड यू आर एग्जामिनिंग योर ब्रेस्ट। जैसा जलेबी बनाते हैं ना गोल गोल, वैसे ही निपल से शुरू करेंगे, थोड़ा प्रेशर से शुरू करेंगे और सर्कल बनाते चले जाएंगे। जब वो सर्कल बड़ा बड़ा करके पूरा ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। और कैसे एग्जामिन, मतलब ब्रेस्ट क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट का मतलब है आपकी कॉलर बोन से लेकर ब्रेस्ट के नीचे के हिस्से तक, और बीच मिड लाइन से लेकर ब्रेस्ट के बाहरी हिस्से तक। राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट और लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट। इस तरीके से एग्जामिन होगी। और उसी तरीके से आर्मपिट को भी एग्जामिन करना है और फिर गले को भी एग्जामिन करना है। तो ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का तरीका है। मंथ में एक बार करना चाहिए। कब शुरू करना चाहिए? जब आप 25 साल के हो गए हो। अच्छा, तो यू स्टार्ट एट 25 व्हेन यू आर डूइंग सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। यू स्टार्ट डूइंग क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का मतलब है कि डॉक्टर के पास जाके आपने एग्जामिनेशन करवाया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैमोग्राफी, दैट शुड स्टार्ट एट 35। okay, and when should you start mammograms? You should start mammograms at 45. Easy formula to remember: 25, 35, 45. okay. 25 साल से अपने आप की जांच शुरू कीजिए, हर महीने होगी। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एनुअली करना है, हर साल होगा। और मैमोग्राम 2 साल में एक बार 45 पे शुरू करना है। So that is the formula for early detection, ताकि जल्दी पकड़ा जाए। जल्दी पकड़ा होगा, सर्वाइवल 98% है। आप थोड़ा लेट होते हैं तो वो फिर सर्वाइवल कम होता चला जाता है। और अच्छी बात यह है कि जितना छोटा ट्यूमर उतनी कम थेरेपीज। आज के दिन में मैं 60% लोग जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्यूमर है उसमें कीमोथेरेपी मना कर सकता हूँ, अगर वो जल्दी पकड़ा जाए तो। सबसे बड़ा डर वही होता है। आप अगर कीमोथेरेपी अवॉइड कर देंगे, पेशेंट खुश, आप भी खुश। पेशेंट को बहुत लंबे समय से अपने घर से, अपने काम से, अपनी जॉब से दूर रहने की जरूरत नहीं है। आप सर्जरी कीजिए, रेडिएशन कीजिए, उसके बाद वापस काम पे चलिए। अब दैट इज इम्पोर्टेंट। इसलिए हमारे लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर बट ये रीजन क्या है? ये ब्रेस्ट कैंसर होता क्या? और सडनली मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है। आई डोंट नो ये पहले से है या अभी एकदम से बूम हुआ है। सो मल्टी प्रोंग्ड है। और अगर हम बोले कि हमारे क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है और जो डिटेक्ट करने के तरीके बढ़ गए हैं, उस वजह से ज्यादा हमको पता चल रहा है, ये भी पार्टली सच है। दूसरा, नंबर ऑफ केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी एक यंग पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, वी आर अ यंगर पॉपुलेशन। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन की एज उस एज ग्रुप में आ रही है जहां पे ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन है, विच इज बिटवीन 45 टू 60। अर्ली डायग्नोसिस, मतलब जो डायग्नोसिस है इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा आता है। तो जैसे जैसे हम उस एज ग्रुप में एंटर कर रहे हैं, जो बल्क ऑफ आवर पॉपुलेशन is entering that age group, so the number of cases that you're seeing is more.
बट इफ आई कंपेयर परसेंटेज वाइज वी आर स्टिल हाफ एज कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। तीसरा रीजन है कि हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज के दिन में हम बहुत ज्यादा प्रिजर्व फूड के ऊपर डिपेंडेंट है, लैक ऑफ एक्सरसाइज हमारा बहुत कॉमन है, और हम अपने शरीर का ख्याल थोड़ा कम रख रहे हैं। अभी थोड़े लोग जो मोटिवेट हो रहे हैं उनको फायदा होगा, जो लोग जिंदगी के 99 के फेर में घूम रहे हैं वो फंस जाते हैं फिर। सर ये दिस इज वेरी लाइक सीरियस बिजनेस जो आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ऑलवेज सीरियस ही रहते हो? नहीं भाई। ओके, मैं आपसे पूछ रहा था, ऑफ एयर भी पूछ रहा था, आपकी हॉबीज क्या है, क्या है आपकी हॉबीज? तो देखिए, सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो है कंटेंट वॉचिंग। ओह वाह, बहुत क्या टाइम बात पास है। करता हूँ मैं उसमें। Okay. मतलब मेरे लिए मेरी घर वालों की भी कंप्लेन होती है कि अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं सारा कंटेंट खत्म कर दूं। सर एक बात बताओ, कोई पेशेंट ने आपके कंटेंट की वजह से वेट किया है क्या? नहीं। नहीं। पता लग रहा है, अरे सर कंटेंट देख रहे हैं, आ रहे हैं, वेट करो, रिलैक्स। ओके ओके, तो कंटेंट वाचिंग। तो ये कॉमन है। स्पोर्ट्स में मुझे स्क्वॉश अच्छा लगता है, जो Okay. मेरा छोटा बेटा भी खेलता है तो मैं उसके साथ बहुत खेलने जाता हूँ। ओके। और बाकी फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली करने की मेरी आदत है, जो मैं बट दैट माय हॉबी। नो, आई एम पुशिंग माय सेल्फ टू डू इट। अच्छा, जो okay. जो अच्छा लगता है वो स्क्वॉश है, खेलने में और समय पास करने के लिए। बुक रीडिंग भी करता हूँ, पर जब से कंटेंट की तरफ थोड़ा एडिक्टेड हुआ हूँ बुक रीडिंग कम हो गई है। अच्छा। जिसको मैं वापस से पिकअप करना चाहता हूँ। लेटेस्ट क्या देखा सर आपने? अभी चल रहा है, इनफैक्ट मैं बहुत रीवॉच भी करता हूँ। ठीक है, चलेगा। तो कल रात को मैं इवन ऑलमाइटी देख रहा था। ओह अच्छा, नाइस नाइस। सर वो डॉक्टर जो सीरियस होते हैं ऐसा लगता है हमें, लेकिन ऐसा है नहीं, बट पेशेंट्स के साथ आप हो सर, मुझे लग रहा है। नहीं, पेशेंट के होना साथ पड़ता है। सीरियस होना जरूरी भी हो जाता है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको कभी कभी, देखिए किसी को भी कैंसर के बारे में बताना इज ब्रेकिंग बैड न्यूज, राइट। नो मैटर हाउ इजी और हाउ द जर्नी इज गोइंग टू बी टफ, देयर इज गोइंग टू बी सम टफ पार्ट्स इन द जर्नी, और आप उसको मना नहीं कर सकते। यस, थोड़ा हल्का रहना, थोड़ा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होता है। आपको जब आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप शुरू से ही एकदम मायूस होकर उनको बताएंगे तो ऑलरेडी उनकी जिंदगी हार्ड है, अगर मैं भी और हार्ड कर दूंगा तो फायदा नहीं है। Exactly. तो थोड़ा उनके साथ हंसी मजाक करते रहते हैं, तो वो जरूरी भी है। सर हंसी मजाक से मुझे याद आया, कभी कोई ऐसा पेशेंट आया आपके पास कि यार सर हो गया कैंसर मुझे, मैंने गूगल पे देखा कैंसर हो चुका है? रोज आता है। अच्छा। रोज आता है। Okay. तो गूगल वाला डायग्नोसिस तो बहुत कॉमन है। Okay. ये तो जैसे फॉर्चुनेटली जो ये वाले पेशेंट होते हैं, ये जनरली यंगर एज ग्रुप के होते हैं। अच्छा, ओके। इनको पेशेंट बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट नहीं है। अच्छा, नादान वो सुबह उठे और सडनली कोई रील देखी और उसके बाद कुछ फील हो गया तो अरे कैंसर ही है। ऐसे केसेस 100 में से 1 कैंसर निकलेगा। ओके। बट आप उसको नकार नहीं सकते। उनका जो फियर है उसको आंसर करना है। डिजीज तो है नहीं आंसर करने के लिए, तो फियर को आंसर करने के लिए फिर से हम वही शुरू करते हैं। पहले एक बार एग्जामिनेशन कर लेते हैं। कई बार बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए तो हाँ चलो ठीक है, आप एक अल्ट्रासाउंड करके दिखा दो। आपने अल्ट्रासाउंड देख लिया, अब आपके पास दोनों तरफ से प्रूफ है। हो सकता है आपको वो नहीं माने, वो आपने एग्जामिन किया और यंग लड़की है, वो बेचारी घबराई हुई है और वो बोले नहीं मैं तो, वो दूसरे डॉक्टर के पास भी जाके वो शील डू अगेन दिस साइकिल अंटिल अनलेस यू प्रूव इट टू हर दैट यू आर नॉर्मल। अच्छा। तो फिर एक रेगुलर अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें का रेडिएशन एक्सपोजर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो देन यू हैव डुअल कॉन्फर्मेशन कि नेगेटिव है। और फिर आप उनको बोल देते हैं कि देखिए बिल्कुल नेगेटिव है। अगर आप सेल्फ प्रेशर, ये अपॉर्चुनिटी को हम यूज जरूर करते हैं। जिसको हम जो बहुत कॉमनली, देखिए ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए इंडिया में कोई रेगुलर प्रोग्राम नहीं चल रहा है। आप यूएस में होते हैं, आप यूके में होते हैं, गवर्नमेंट आपको चिट्ठी लिखती है, इनवाइट करती है स्क्रीनिंग के लिए। जब आप एक सर्टेन एज ग्रुप पहुंच जाते हैं तो हर साल या 2 साल में एक बार एक इन्विटेशन आता है जिसमें आपको जाके मैमोग्राम करना होता है। इंडिया में ऐसा कोई प्रोग्राम स्टेट वाइज नहीं है, मतलब एज इन ऑल ओवर द कंट्री नहीं चल रहा है। तो ऐसे लोगों को हम अवेयर पॉपुलेशन मानते हैं जो घबरा के आ गए हैं। अच्छा। तो इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। ओके। तो इनको हम एनकरेज करते हैं कि आप रेगुलरली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करो। आप एक सर्टेन एज ग्रुप पे आ गए तो साल भर में एक बार आके दिखा लो, और अगर नहीं हो तो मतलब उससे भी ऊपर एज ग्रुप में है तो फिर 2 साल में एक बार मैमोग्राम करके देखो। तो इसको बहुत लाइटली नहीं लेते हैं, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करते हैं कि जहाँ पे हम उनको एनकरेज कर सके कि लेट्स
get to, now that you're aware, let's use it as an opportunity. अब देखो अवेयर की बात, आपने अवेयरनेस की बात करी, अगर मैं मिथ्स की बात करूं, बहुत सारे मिथ हैं, क्या है सर वो और क्यों है वो? आप इरिटेट हो जाते होंगे, शायद होते हैं आप? नहीं इरिटेट तो नहीं होता, बिकॉज सब लोग अच्छा, वैसे इरिटेशन होती है आपको पेशेंट्स को सुन के कभी? पेशेंट को सुन के नहीं होती, कभी कभी क्या होता है कि एक ना वाटरशेड लाइन है, हाँ। जिसके बाद डॉक्टर को आजकल के दिन में बहुत कमर्शियलाइज मानने लग गए डॉक्टर को। हाँ। डॉक्टर कमर्शियलाइज नहीं होता, बाय नेचर डॉक्टर का काम है कि बीमारी आपको ढूंढ के बताए, आपको इलाज बताए, आप इलाज करवाएं और ठीक हो जाए। राइट। बट कमर्शलाइजेशन पेशेंट को लगने लगा है, क्योंकि वो इतना सब कुछ अपने दिमाग में घुमाने लगता है कि ये इस चीज के लिए तो नहीं कर रहा है, ये टेस्ट ज्यादा तो नहीं लिख रहे हैं, या अच्छा, ऐसा नहीं होता, पैसे लेने के लिए तो नहीं कर रहे। अच्छा, तो उसमें आपको इरिटेशन होती है, क्योंकि आपका इंटेंशन क्लियर है। सर पैसे लेने के लिए तो नहीं करते ना टेस्ट? नहीं होते। अरे इतना आसान नहीं है, आप ऐसे नहीं सोच सकते, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है ना, मेरे को तो जो आप दिखा रहे हो रिपोर्ट, आप देखोगे, आप चेक करोगे, आप उसके बाद आंसर लिख दोगे कि आप बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट दिस इज योर डायग्नोसिस। दैट्स नॉट, दैट डजंट वर्क लाइक दिस। बहुत ही सही बोला। पता है, अभी कल परसों की बात है, मेरे एक फ्रेंड है, उसकी मॉम ने उसको बोला, वो टेस्ट कराने के लिए गया था 10 दिन पहले, तो डॉक्टर ने एक और टेस्ट बोल दिया अभी जाने के बाद। उसकी मॉम कह रही है बस पैसे कमाने के लिए डॉक्टर। ये अब आप सोचिए, एक ना हमारी मैं कंप्लीटली अपने ऊपर या किसी के ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, बट अब अपने घर की बात करता हूँ, मेरे पिताजी की बात करता हूँ। मेरे ससुर जी जो है वो इंडिया जब भी आते हैं तो एक एनुअल हेल्थ चेकअप करते हैं, या वहाँ पे भी रहेंगे तो एक बार एनुअल हेल्थ चेकअप करेंगे। जो एनुअल हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट आती है तो बहुत बार बोलते हैं इतना महंगा टेस्ट कराया, रिपोर्ट तो नॉर्मल है। आप स्क्रीनिंग किस चीज के लिए कर रहे हो वो बहुत अलग है। अब कुछ थोड़ा चेंज हुआ, उन्होंने जैसे चेंज हुआ तो उनके डॉक्टर ने वहां पे बोला कि आप एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। और वो मेरे को फोन करके कंफर्म करे अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। अब मैं उनको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके रिपोर्ट में कुछ ऐसा था विच नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर मैं उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता हूँ, कल को कुछ बैड न्यूज, कुछ अलग चीज आती है, तो वो सिर्फ आपके लिए डेंजरस नहीं है, जिस डॉक्टर ने इसको नॉर्मल बोल दिया उसके लिए भी डेंजरस है। आजकल सोसाइटी धीरे धीरे बहुत लिटिगेशनल होती जा रही है। आप कुछ मिस करते हैं तो वो आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डाल सकता है बाद में। आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी, पर यस लिटिगेशनल होने की वजह से हमको हर तरीके से कंप्लीटली श्योर होना पड़ता है बिफोर सेइंग आप नॉर्मल हैं। देखिए, किसी को ये बोलना कि आपको कोई बीमारी नहीं है, वो डायग्नोस करने से ज्यादा मुश्किल है। डायग्नोसिस तो आपके पास, आपको लगा, मेरे उसमें देखिए आपको लगा एक गांठ है, मैंने बायोप्सी की, पेपर पे आ गया कैंसर है, मैंने उनको बता दिया कि देखिए आपको कैंसर है, इस टाइप का है, ऐसे ट्रीटमेंट होगा, ये आपके स्टेप्स है। जैसे आपने मेरे को पूछा कि कोई आपको आके आज गूगल पे पढ़ा, अब वो लेडी मेरे पास आ रही है और मैं उसको बहुत लाइटली लेके बोल दूं कुछ नहीं है, जाओ, अब बहुत छोटी है, या एज की वजह से मैं मना कर दूं, या इसकी वजह से कोई किसी भी कारण से मना कर दूं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने आप कम कर दी ना। एग्जैक्टली। तो ये नहीं कर सकता। मुझे चेक किया, नहीं लगा। कभी कभी कैंसर में गांठ नहीं बनती, कभी कभी छोटा कैल्शियम डिपोजिशन आता है, या कोई चेंजेस आते हैं जो मुझे सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे दिख सकते हैं। अच्छा। तो उनके लिए मैं कुछ इमेजिंग ऑर्डर करूंगा ही करूंगा। तो मैं इमेजिंग ऑर्डर करूंगा तो ऑब्वियसली उस इमेजिंग के हिसाब से मेरे को रिपोर्ट देख के ही उनको कंफर्मेशन बतानी पड़ेगी। सो आई थिंक इट्स अ बोथ वे थिंग. Yes, a little bit of over investigation will happen because the doctor also wants to be sure. He is carrying or she is carrying more responsibility than you think by saying आप normal है. Right. यही चीज मैं अपने घर के डॉक्टर को, जो आपके रिश्तेदारी में है, उनको फोन पे बताऊंगा तो बोलेंगे नहीं 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 आप टेंशन मत लीजिए आप, क्योंकि जो चीज फोन पे हो रही है और जो चीज एग्जामिन करने के बाद हो रही है, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। Exactly. इतना आसान नहीं है। जो डॉक्टर आपको यहाँ बैठा हुआ, आपके घर के पास बैठा हुआ, अगर आपको कुछ बोल रहा है तो उसको थोड़ा सीरियसली लेना जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आपने मेरे से पूछा था मिथ्स के बारे में, यही चीज एक बार फिर से मैं वापस लेता हूँ। जो मोस्ट कॉमन मिथ है कि बिकॉज मेरी एज कम है तो कुछ नहीं होगा, मुझे कैंसर नहीं हो सकता, ये गलत है। द यंगेस्ट पेशेंट दैट आई हैव ट्रीटेड इज 2 years 8 months old फॉर ब्रेस्ट कैंसर।
अनफॉर्चुनेटली उसका कुछ जेनेटिक म्यूटेशन था जिसकी वजह से उसको कैंसर हुआ, बट Okay. लकीली शी इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ, बट द थिंग इज दैट शी हैड टू बी ट्रीटेड। हम्म दूसरा मिथ होता है कि मेरी फैमिली में किसी को कैंसर नहीं है हम्म इसलिए मुझे कैंसर नहीं हो सकता। हम्म ये भी गलत है, हम्म क्योंकि फेमिलियल कैंसर्स जो होते हैं वो सिर्फ 10% होते हैं, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले कैंसर्स हैं, और वो कुछ पीढ़ियां मिस भी हो जाती है। अच्छा। सो इट इज नॉट ओह, नेसेसरी दैट ऑल जनरेशंस विल हैव। सपोज योर पर नानी हैड और Okay. पर दादी हैड और योर पर दादा हैड, हम्म दैट now your parents did not have, your grandparents did not have, but you've had, ओके it can still be familiar। हम्म जीन आई बट उसका एक्सप्रेशन नहीं हुआ, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन ऑफ जीन। ये Okay. नॉर्मल है और ये किसी पीढ़ी में आ सकता है, और अगर ऐसा है तो फिर हम जेनेटिक टेस्ट करके चेक कर लेते हैं। सो टू से कि मेरी फैमिली में नहीं है, आपकी नॉन फैमिली में नहीं है, उसके ऊपर की जनरेशन में किस वजह से डेथ हुई हमको पता भी नहीं होता था। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। सो 90% ऑफ द केसेस आर नॉन फेमिलियर बट 10% आर फेमिलियर। तो आपकी कैंसर फैमिली में नहीं है और आपको गांठ है तो प्लीज डॉक्टर को दिखा दो। ये मत सोचो कि कैंसर नहीं है, बिकॉज डू नॉट अज्यूम, डू नॉट सेल्फ डायग्नोस। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी जनरली टेल। ओके। एक दो मिथ्स और है, चीनी खाने से कैंसर हो जाता है। अच्छा, है क्या? ये मुझे नहीं पता था। बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। तो बहुत लोग करते हैं कि अगर हमने शुगर खाई है तो वो कैंसर के सेल्स को वो Multiply उसकी करती है। फीड बन रही है और उसकी अच्छा। वजह से वो मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। ओके। बॉडी में ग्लूकोज चाहिए फॉर फंक्शनिंग ऑफ ऑल सेल्स, whether cancer or otherwise. ओके। If I shut down glucose completely, the body will not function. That glucose will come from your carbohydrates. So आप अगर नॉर्मल हिस्से में आपका अगर बॉडी टाइप बिल्कुल ठीक है, आपके इंसुलिन लेवल नॉर्मल है और अगर आपको डायबिटीज नहीं है, तो थोड़ी बहुत चीनी खाने में कोई नुकसान नहीं है। चीनी खाने से मोटापा जरूर हो सकता है और दैट कैन बिकम अ कॉज फॉर कैंसर, बट शटिंग डाउन शुगर बिकॉज यू बीन टोल्ड कि शुगर की वजह से कैंसर होता है, ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो फिर बहुत लोग बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से कैंसर हो जाता है, बिल्कुल गलत है। आज तक किसी पर्टिकुलर फूड आइटम से डायरेक्ट रिलेशन टू कैंसर प्रूव नहीं हुआ है, नॉट साइंटिफिकली, बट हाँ प्रिजम्पशंस आते हैं। सोशल मीडिया बहुत इन प्रिजम्पशंस के ऊपर फंक्शन भी करता है, बट हमको बहुत बार ये देख लेना चाहिए कि जहाँ से हम सुन रहे हैं और जहाँ से हम देख रहे हैं या जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वो सोर्स ओरिजिनल है कि नहीं है। एग्जैक्टली। जस्ट बिकॉज एक रील एक बहुत ही अथॉरिटेटिव वॉइस में बनी हुई है, उसमें थोड़ा सा एक्सेंट इस तरीके का है जो बहुत प्रोफेशनल लग रहा है, पीछे का म्यूजिक थोड़ा डरावना है और जो इमेजेस दिखाई जा रही है वो डरावनी है, उसे डर लेने की जरूरत नहीं है। वो रील्स को देख के आपका क्या रिएक्शन होता है सर? बहुत बार तो जस्ट ब्लॉक कर देता हूँ, बट कभी कभी फिर लगता है कि हाँ ठीक है देख तो लेता हूँ कि क्या आजकल चल रहा है, बट उनको रिस्पॉन्स करने की मैंने आज तक कभी कोशिश की नहीं है। पहले कई बार ऐसा होता था कि गुस्से में आके आप या इरिटेट होकर कुछ लिखने की कोशिश करते हो, फिर आपको पता है कि ये यू नो समटाइम्स यू आर ट्राइंग टू फाइट एन एनिमी, वन इट इज नॉट एग्जिस्टेंट, राइट, सेकंड मेरी ड्यूटी नहीं है उसको सिखाना। हाँ एग्जैक्टली। मैं क्यों करूं? इंस्टेड आई विल यूज माय एनर्जी टू गिव पॉजिटिव मैसेजेस ऑन माय सोशल मीडिया, सो दैट्स व्हाट आई डू। अच्छा सर, इतनी बातें आपने बता दी, एक सिंपल सा आंसर अगर आप मुझे दो कि ब्रेस्ट कैंसर अगर आप ये चीजें करोगे तो नहीं होगा। देखिए इसके लिए एक छोटा सा वो बोलता हूँ, ब्रेस्ट कैंसर का कोई कॉज नहीं है। ठीक है। कॉज का मतलब क्या होता है कि अगर मैं गाड़ी चलाते हुए एक सॉलिड कंक्रीट वॉल के अंदर गाड़ी मार दूं फुल स्पीड में, राइट, तो वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट होगा, मेरी जान भी जा सकती है, इसको बोलते हैं कॉज। ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या, जो हम कैंसर से डील करते हैं उसमें हम रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं कि अगर हम एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं तो उससे मेरा कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। कैंसर 100% होगा या नहीं होगा ये नहीं बोलते। एग्जाम्पल कैसे है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तो सिगरेट पीने से बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, इसमें लंग कैंसर को बहुत कॉमनली बोला गया है, बट ब्रेस्ट भी है, यूरिनरी ब्लैडर भी है, किडनी भी है, कोलोन भी है, हार्ट अटैक भी है, ब्रेन स्ट्रोक भी है। तो सिगरेट तो छोड़ ही देनी चाहिए, वो डिफरेंट बात है, बट हम क्या मानते हैं जो स्मोक करते हैं उनको लंग कैंसर हो जाएगा। क्या 100% जो स्मोक करते हैं उनको लंग कैंसर होगा? नहीं। बट अगर मैं पॉपुलेशन में कंपेयर करूं तो जो स्मोकर्स हैं उनमें लंग कैंसर के चांसेस ज्यादा हैं। सो इट्स नॉट अ डायरेक्ट लिंक, इट्स अ डायरेक्ट लिंक बट इट्स नॉट अ डेफिनेट कॉजल फैक्टर, इट इज अ रिस्क फैक्टर। तो ब्रेस्ट कैंसर के भी इसी तरह रिस्क फैक्टर्स होते हैं। okay. तो उसमें
रिस्क फैक्टर्स को डिवाइड किया हमने मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल वो हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, मॉडिफाइबल वो हैं जिनके बारे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसमें सबसे कॉमन है सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब है पेट का मोटा होना, बटक्स वाले एरिया का मोटा होना, और ये इंडियन ओबेसिटी का बहुत बहुत कॉमन टाइप है। हम यहीं से मोटे होते हैं। वी आर नॉट दैट बल्कि यूके यूएस काइंड हु आर हर तरीके से मोटे हैं। राइट। हम पेट से मोटे होते हैं, बटक से मोटे होते हैं, और हमारी डाइट पे भी है और हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज पे भी है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज रेगुलरली के ऊपर हमारा बहुत सारी स्टडीज हैं जिसमें हम बोलते हैं कि 40 मिनट 5 डेज इन अ वीक अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, और किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज, चाहे वो योगा है, चाहे वो डांस है, चाहे वो स्विमिंग है, चाहे वो कोई स्पोर्ट है, वो आपका ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को आधा कर देता है। ओके। ठीक है। देन आप पहले बहुत बोला जाता था कि समय से शादी करके पहला बच्चा 30 साल से पहले हो जाए तो दैट विल डिक्रीज योर चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, बट अनफॉर्चुनेटली ये अब मॉडिफाइबल रह नहीं गया है। ओके। अगर मेरी बेटी पढ़ रही है और वो पढ़ के अपना करियर बनाती है, उसके बाद वो अपना पार्टनर चुनती है, उसके बाद वो अपना घर बनाती है, ये करते करते 30 साल निकल जाते हैं। तो आई डोंट कंसिडर दिस एज अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, बट येस other risk factors can be changed. So smoking is another risk factor. Then should not be smoking. Yeah. If possible, timely pregnancy and breastfeeding should be adequate. Okay. Alcohol intake has to be earlier. पहले बोलते थे कि मॉडरेटली आप अल्कोहल इंटेक करते हैं तो वो नॉर्मल है, बट अब रिसेंट WHO गाइडलाइंस है एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सो नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल शुड बी कंज्यूम्ड। सो अगर मैं मॉडिफाइबल में ही सिर्फ बात करूं, रेगुलर एक्सरसाइज, no smoking, no alcohol, timely pregnancy, adequate breastfeeding, and oral contraceptive pills को भी हम बहुत ब्लेम करते हैं। जो पिल्स हम प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने, बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बोलते हैं, वो अगर हम लंबे समय के लिए ले रहे हैं तो वो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को बढ़ाती है, बट वो ओवेरियन कैंसर की रिस्क को कम करती है। तो उसको हम जनरली बोलते हैं कि आप 2 साल तक लीजिए, कंटिन्यूसली 2 साल से ज्यादा मत लीजिए। सो ऑल्टरनेट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस मत कीजिए, चेंज करते रहिए। यार कितनी सारी चीजें हैं ना डॉक्टर के माइंड में। सर आपको तो बहुत सारी कॉल्स आती होंगी आपकी फैमिली से ना? बहुत कॉल्स। एक कॉमन बात है। हाँ, कॉमन बात है। यस, तो ये फैमिली फ्रेंड्स जिसको भी थोड़ा सा कोई रिपोर्ट में कुछ चेंज आ गया तो एक बार बात करके पूछ लेते हैं, और फिर अपने लोकल डॉक्टर को हम बिलीव नहीं कर रहे हैं, कहीं वो पैसे कमाने के लिए तो नहीं कर रहा है, तो ये चेकअप कर ये बोलते नहीं मेरे ओपीडी में आओ, मैं यहाँ नहीं बता सकता। अनफॉर्चुनेटली ऐसा परिवार वालों के साथ कैसे कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने इतनी सारी बातें बताई, थैंक यू सो मच। बट मुझे ये बताओ कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं जिनकी कुछ स्टोरी होगी ऐसी कि यार इस बंदे के अंदर वो फील है और इसका पक्का ठीक होगा ही होगा, जिस तरीके से उसने ज़ील दिखाई और जिस तरीके से उसने आपसे बात की कि सर हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। अभी रिसेंटली मेरे पास एक लेडी जिसको मैंने ट्रीट किया है, वो PhD कर रही है। एक मैं बहुत डायरेक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी तरीके से वो लिंक हो, मतलब उनका पता चले, और वो उनकी चॉइस है। तो यंग लड़की 27-28 साल की लड़की है जो आउट ऑफ कंट्री कहीं पे PhD परस्यू कर रही थी। ओके। उनकी फैमिली में ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर था। अच्छा। तो उनको जेनेटिक टेस्ट हुआ था तो उनको पता था कि कैंसर होने वाला है। तो होने वाला है मतलब उसके चांसेस बहुत हाई है, ऐसा नहीं है कि 100% होगा, बट चांसेस बहुत हाई है। तो उन्होंने काफ़ी स्टेप्स भी लिए उसको रिड्यूस करने के लिए। बहुत ही हंसमुख लड़की है, बहुत ही अपने मतलब जिंदा दिल जिंदगी जीने वाली लड़की है। उनको कैंसर डायग्नोस हुआ 1 सेंटीमीटर की गांठ। बिकॉज वो इतनी अवेयर थी, उन्होंने उस स्टेज पे उसको पकड़ लिया। अब मैंने उनको पहली बार ओपीडी में मिला तो मुझे लगा यार, जनरली आप छोटे बच्चे से, जब बच्चा तो नहीं बोलोगे, बट 26-27 ईयर्स की लड़की को अगर आप बता रहे हो कि कैंसर है तो आपका भी यू आर ऑल्सो क्रश्ड इनसाइड, बट यू हैव टू मेंटेन अ पॉजिटिव दिस थिंग कि किस तरीके से। बट वो एंटर हुई तो वो मेरे से ज्यादा पॉजिटिव थी। ओके। शी वॉज हैप्पी, शी वॉज ओके, शी न्यू दिस इज द डायग्नोसिस और उसको क्या करना है। उन्होंने अपनी खुद की रिसर्च की हुई थी। उनको सब पता था कि क्या क्या ट्रीटमेंट, और सच में सही रिसर्च की हुई थी। PhD कर रही है लड़की, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ मतलब कुछ उसने, उसको भी पता है क्या सोर्स पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। हमने बहुत कोशिश की कि उनको कीमो की जरूरत ना पड़े, बट कुछ टेस्ट होते हैं जिनमें हमको पता चला कि कीमो की जरूरत पड़ेगी, तो हमने कीमो भी दी उनको। वो लड़की जब मेरे को कीमो के दौरान एक बार मिली, वो भी ऐसे ही हॉस्पिटल में कीमो के लिए जब डे केयर में आई थी, वो आई तो मैंने उनको कैंटीन के पास में क्रॉस करा था तो वहाँ मिली। तो मैंने कहा कैसी हैं आप? तो ऐसे ही बदनाम करते हैं लोग कीमो को। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो घूम भी रही हूँ और सब कुछ कर रही हूँ। उसको देख के मुझे लगा कि ये इतनी पॉजिटिव लड़की है
और इसको पहले से पता था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, और वो ठीक है, टचवुड, ठीक ही रहनी चाहिए, सब कुछ अच्छा ही होगा उसके साथ। ये तो एक अदर स्पेक्ट्रम है। दूसरा स्पेक्ट्रम बहुत नेगेटिव भी होता है, बट नेगेटिव बातें नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, बट जितने ये भी हमको पता है कि जितने लोग जितना पॉजिटिव होते हैं, जितने लोग इस बीमारी को अपनी स्ट्राइड में लेके निकल जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ओके। जो लोग बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाते हैं, उनका तो जुकाम ठीक होना मुश्किल हो जाता है। हाँ, सही बात है। ठीक है, तो थोड़ा पॉजिटिव रहना बीमारी को लेके ज्यादा बेहतर है। देखिए, चिंता करने से, परेशान हो जाने से तो इलाज नहीं होने वाला है। तो एडिशनल आप कुछ कर नहीं रहे हो, बॉडी को ऑल आप अपने स्ट्रेस में दे इवेंचुअली योर बॉडी डज व्हाट योर माइंड टेल्स इट टू। द मोर यू स्ट्रेस योर माइंड, द वर्स इज गोइंग टू बी योर रिस्पॉन्स। सो बेटर है पॉजिटिव सोचते हैं। नाइस सर, अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपके ऊपर भी बॉस का प्रेशर होता है क्या? यार फॉर्चुनेटली तो मैं अपना बॉस हूँ। क्या बात है, बहुत ही ठीक है, बट यस, मेरे डिपार्टमेंट में मेरे सीनियर डॉक्टर्स हैं जो पर वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ट्रीट कर रहे हैं। उनको मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मजा आता है उस टीम में काम करके मेरे को। सच बोल रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। मैं उनको बताऊंगा भी नहीं पॉडकास्ट में। तो अभी तो मैं अपना बॉस हूँ, तो मुझे मेडिकली कोई परेशानी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत ही सही सर। सो डॉक्टर गर्वित, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। और मुझे लगता है कि अगर आप डॉक्टर ना होते तो आप एक्टर होते हैं, क्योंकि आप कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, जितना मुझे समझ में आया। और थैंक यू सो मच अगैन, थैंक यू फॉर कमिंग। एनीथिंग यू वांट टू ऐड जाने से पहले? दो चीजें जी। एक तो मैं स्टेज एक्टिंग कर चुका हूँ। ओ भाई मैंने सही पकड़ा, देख रहे हो? ठीक है। ओके। और दूसरा, देखिए, अगर मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँ, सिर्फ एक मैसेज, वो ये है कि अर्ली डायग्नोसिस सेव्स लाइव्स। जितना जल्दी आप पकड़ लोगे, जितना जल्दी आप रिपोर्ट कर दोगे, जितना आप इसके ऊपर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, उतना ही आसान उसका ट्रीटमेंट होगा, उतने ही नॉर्मली आप वापस अपनी जिंदगी में जा पाओगे। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये बात समझ जाते हैं, तो वो जो रेगुलर एक्सक्यूज होते हैं ना, कि मैं गणपति के बाद जाके दिखा लूंगी, या मेरे खुद का कोई ऑफिस में प्रमोशन ड्यू है उसके बाद दिखा लूंगी, या मेरे हस्बैंड का कुछ है, या मेरे बच्चे का एग्जाम है, या ईद आ रही है, या दिवाली आ रही है, या कोई और फेस्टिवल आ रहा है, वो मत कीजिए। राइट। जिस दिन आपको पता चला, डॉक्टर से जाके मिलिए, दिखाइए, उनको डिसाइड करने दीजिए कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं। ये चीज ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर मत लीजिए। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।